हाँ सुनिए, वो सब पता चल जाएगा। डीपीएस 3 का जो शुरू का 3 गो क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक बार चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर बोलो, 10 बोला तुमने, तो जैसे 10 है तो 10 को हमको 2 हिस्सों में कुछ इस तरीके से बांटना है कि जब उन टूटे हुए हिस्सों का हम मल्टीप्लीकेशन लें तो वो मैक्सिमम हो जाए। तो बताइए हम इसको कैसे तोड़ें। पहले तो हमको लग रहा है कि आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा। 10 को आपको तोड़ना है, पहले तो ये बताइए 2 ही हिस्सों में तोड़ना है। आप ये बताइए आप इसको कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं। हम 5-5 में तोड़ सकते हैं, 6 और 4 में तोड़ सकते हैं, 3 और 7 में ना, 3.1 प्लस 6.9 में तोड़ सकते हैं कि नहीं? ना इनफाइनाइट तरीके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम कैसे तोड़ें कि टूटे हुए हिस्सों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम हो जाए। एक काम करते हैं, हम इसको 1 + 9 में तोड़ के देखते हैं। तो बाबू उस केस में 9 × 1 कितना होगा? 9 होगा। लेकिन अगर किसी ने इसको 2 + 8 में तोड़ा है तो 2 × 8 कितना होगा? अरे तो ये तो ज्यादा ना हो गया? अरे बोलो ना। तो हमको एक्चुअली इसी चीज को मैक्सिमाइज करना है। सोच के बताइए तो कैसे इसको तोड़ा जा सकता है। तो आपने कहा कि आधा और, हाँ ठीक है, एक आध गो और देख लेते हैं। मान लो 3 + 7 में तोड़ते हो तो बताओ ना, 7 × 3 कितना होगा? 21 होगा। किसी का मन करे कि हम तो इसको 4 और 6 में तोड़ेंगे तो बाबू कितना होगा? तो 4 × 6 कितना होगा? 24। आपको नहीं लग रहा ये लगातार बढ़ता जा रहा है? ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने इसको 5 + 5 में तोड़ दिया तो 5 × 5 कितना होता है? 25। और ये सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब इसके आगे क्या जाइएगा? इधर तो आप लगातार बढ़ रहे थे और इधर आप लगातार घट रहे थे। थोड़ा और बढ़िएगा तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और ये 4 नहीं हो जाएगा? तो मिला जुला के फिर यही ना आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, जो कि हम लोगों ने 11th क्लास के सबसे शुरू में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, और पता नहीं मैंने शायद इसमें भी बताया था, थोड़ा सा कंफर्म करिए। इधर वो जो 1 मार्च से शुरू हुआ था तो उसमें मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताया था ना, तो उससे भी ये प्रूफ होता है। लेकिन बाबू उसकी कोई खास जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये चीज हमको महसूस हो रहा है कि अगर हम चीजों को आधा आधा बांट दे तो उनका मल्टीप्लीकेशन सबसे मैक्सिमम होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वांटिटी x है, क्या है बताइए, उसको 2 पार्ट्स में बांटना है, a और b में, और कुछ इस तरीके से, माने x का मतलब हो गया कि a + b करना है आपको। अरे बोलो ना। हाँ, कुछ इस तरीके से कि a × b जो हो वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो उस केस में a और b को बराबर होना पड़ेगा, और जो क्वांटिटी दी गई है उसका आधा होना पड़ेगा। माने 10 है तो 5 और 5 में आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ बोलिएगा। चलिए ठीक है, तो अब सुनिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सब लॉजिकल क्वेश्चन है। ये बाबू ओलंपियाड के फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। ये कहता है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स होने का मतलब हुआ कि उनका रेडियस ओडियस सब कैसा रहेगा? सेम। इसका रेडियस अगर आर बाबू रे, तो इसका भी रेडियस कितना रहेगा? अभी दिखने में थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन तुम मान के चलना कि ये कितना है? आर ही है। ठीक है। और कहता है कि इस पर चार्ज है Q1 है, इस पर चार्ज कितना है? Q2 है। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, और इनके बीच का डिस्टेंस हमको कितना लेना है? r लेना है। इफ दे आर मेड टू टच ईच अदर, अगर हम इनको आपस में कांटेक्ट करा दें, आप बताइए कि टच कराते ही क्या होगा? चार्ज का बंटवारा होगा, ट्रांसफर होगा। और वो चार्ज का बंटवारा किस तरीके से होगा? किस पर ज्यादा जाएगा, किस पे कम जाएगा? दोनों पे बिल्कुल बराबर जाएगा, क्योंकि रेडियस सेम है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम सेकंड केस देखने जा रहे हैं इधर। तो उस केस में बाबू तब इस पर भी चार्ज होगा, टोटल चार्ज का आधा। जैसे अपन एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमको कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं निकालना है, अरे बोलो ना, एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। बोलो Q1 कितना ले लूं? 10 कूलम लेना चाहते हो ले लेते। Q2 कितना ले लूं? 7 मत ना लो, 17 हो जाएगा। आप समझ रहे? आधा करोगे तो पॉइंट, कुछ ढंग से लो। स्मार्टनेस दिखाने का मतलब होता है ना क्वेश्चन को आसान करना, कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं। तो कुछ ऐसा ले 6 ले लिया जाए, 6 कूलम किसी ने कहा। तो बताइए ये टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब हम कांटेक्ट करा के और फिर इनको वापस उसी डिस्टेंस पर ले जाके शायद रखना होगा, ईच अदर एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस ना बाबू, फिर आपको उसी डिस्टेंस पर ले जाके रखना है। कहने का मतलब है कि अभी भी आपको आरे डिस्टेंस पर रखना है, लेकिन अब दोनों में चार्ज क्या इतना ही रहेगा?
नहीं, टोटल चार्ज का आधा आधा जाएगा कि नहीं? टोटल चार्ज 16 कूलम है तो उसका आधा 8 कूलम बाबू अब इस पर रहेगा और 8 कूलम इस पर रहेगा। और अगर Q1 और Q2 के टर्म में देखें तो इस पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पर भी बाबू चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। कहता है कि अब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहले के रेस्पेक्ट में कम होगा, सेम रहेगा, ज्यादा होगा कि जीरो हो जाएगा? क्या लग रहा है? मैंने पहले मान लीजिए दोनों एक दूसरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, मैंने क्या कि इनको टच करा कर फिर उसी सेपरेशन पे मैं लेके चला गया। अरे बोलिए, तो फोर्स पहले से कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा, क्या होगा? तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर क्या फर्क पड़ता है, पहले भी नेट चार्ज तो 16 कूलम था, अभी भी नेट चार्ज 16 कूलम ही और सेपरेशन भी वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कितने लोग कह रहे हैं? कुछ लोगों को है ना दिल से आवाज आ रही होगी, हाथ उठाइए, गलत सही तो हम चेक करेंगे ही। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा वो पहले से? तो रीजन भी आप बताइएगा। रीजन के साथ कितने लोग बता सकते हैं? प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। कितने लोग कहते हैं कि सर फोर्स अब पहले से कुछ कम हो जाएगा? कम में कितने लोग हैं? तुमको ऐसा लग रहा है कि कम हो जाएगा? रीजन बता सकती हो? हाँ, तो डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर दोनों में बराबर है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं इसका सही जवाब देता हूँ। बाबू सही जवाब है कि फोर्स पहले से बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनो, तुम ये बताओ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है कि नहीं? और नहीं, Q1 इंटू Q2 होता है कि नहीं? यानी फोर्स डिपेंड करता है कि चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन कितना है। अगर चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा तो समझ लीजिएगा फोर्स भी, यहां पर भी चार्ज 16 कूलम था, यहां पर भी चार्ज 16 कूलम ही है टोटल चार्ज की बात करें तो। लेकिन बाबू थोड़ा यहां मल्टीप्लीकेशन देखिएगा कितना आ रहा है, 10 छक 60, और यहां पर कितना आ रहा है, 8 अठे 64 हो जाता है। आपको नहीं लग रहा है कि सेम चार्ज होने के बावजूद भी जो मल्टीप्लीकेशन है इस केस में ज्यादा है? फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई, जिसमें से K कांस्टेंट है और इस सिचुएशन में R भी कांस्टेंट है, जितना R यहां उतना R वहां। तो बताओ डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। और बाबू एक फिक्स्ड अमाउंट का, सॉरी एक फिक्स्ड अमाउंट को अगर आपको दो हिस्सों में बांटना है, बताइए मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम कब होता है? जब आप उसको आधा आधा बांटिए। 16 इधर भी था, 16 इधर भी था, लेकिन इधर आधा आधा तो नहीं ना था, इधर किसी में ज्यादा था तो किसी में कम था, जबकि यहां पर आधा आधा हो गया। आप समझ रहे हैं? तो चूंकि चार्जेस का बंटवारा आधा आधा, इसका मतलब हुआ उसका मल्टीप्लीकेशन इस केस में सबसे मैक्सिमम होगा, और मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम का मतलब हुआ फोर्स भी मैक्सिमम। तो टच कराने के बाद फोर्स पहले से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, एम्स ने पूछा है 2011 में कि अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल q एंड q माइनस q। मैंने पहले कितना था बताओ? q था, इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक स्मॉल q, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा पार्ट होगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ही ना होगा। अरे मान लो ये 10 कूलम है और ये 2 कूलम है, तो ये कितना होगा? तो उसके लिए इसमें से इसको घटाओगे तबे ना मिलेगा। तुमको बोलता है कि इफ द कूलम रिपल्सन, अभी इनके बीच में जो रिपल्सन होने वाला है, सेपरेटेड आर सेपरेटेड इज टू बी कैसा? मैक्सिमम। फोर्स को हमको क्या करना है? मैक्सिमम करना है। पूछ रहा है कि कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या आएगा? आराम से आराम से आराम से, आपको एक चार्ज दिया गया, बोला गया कि दो पार्टिकल्स में या दो ऑब्जेक्ट्स में इसको इस तरीके से बांटिए कि फोर्स मैक्सिमम होगा। तो बताओ ना कैसे बांटोगे? जैसे मान लो कि मैंने तुमको 10 कूलम चार्ज दे दिया, मैंने कहा इन दो ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे बांटो कि इनके बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। कैसे बांटोगे? आधा आधा बांटोगे। जाहिर सी बात है ये जो Q होगा वो कितना हो जाएगा? Q/2 होगा। तो इसको भी तुम कैलकुलेट करके देखना ना, ये भी कितना आएगा? ये भी तो Q/2 ही ना आएगा। जा, अरे आधा आधा ही ना बांटोगे? तो थोड़ा इस रिलेशन को ध्यान से देखो तेरे बाबू, स्मॉल q बराबर कैपिटल Q/2 है, और हमको निकालना क्या है? कैपिटल Q बाई स्मॉल q। तो इस कैपिटल Q को इधर ही रहने दो, स्मॉल q को नीचे लेके जाओ, 2 को उधर लेके जाओ, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आपके ऊपर था, आपको बांटना है इस तरीके से
कि फोर्स मैक्सिमम हो, आधा आधा बांटेंगे, यानी स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू बाई 2 होगा और ये भी कैपिटल क्यू बाई 2 होगा। करके भी देखो ना, क्यू माइनस कैपिटल क्यू बाई 2, तो कैपिटल क्यू बाई 2 ही ना आएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन जेई मेन ने पूछा अभी 2021 में, पिछले साल पूछा है। अ सर्टेन चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 क्यू, एंड आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है एम्स 2011 का? नहीं है। इस तरीके से बांटना है कि बाबू कहीं मैक्सिमम जरूर बोला होगा, देखो ना मैक्सिमम नहीं बोल दिया कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो आपको बताना है कि किसकी वैल्यू आपको बतानी है? ओ अच्छा, रिलेशन बता देना है रे तुमको। तो रिलेशन क्या होगा? जो छोटा वाला मैंने कहने का मतलब है क्यू को बांटना है ना इसमें और इसमें, तो ये कितना होगा? तो कैपिटल क्यू बाई 2 होगा। तो कैपिटल क्यू कितना होगा? 2 स्मॉल क्यू होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, तो ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। जेई मेन 2021, ठीक है। दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, ईच हैविंग मास कितना? m, बढ़िया है। और दोनों पे चार्ज कितना है? q है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l। सिचुएशन ऐसा है कि दो गो धागा है, दोनों का लेंथ कितना है? l है, और दो गो टेनिस बॉल को लटका दिया गया है, दोनों के पास मास भी है और दोनों के पास चार्ज भी है। क्या लगता है, ऐसा ही लटका रहेगा क्या? ऐसा ही लटका रहेगा, इसी टाइप से लटका रहेगा? नहीं, क्या होगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं रहेगा। द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, होगा कि नहीं? जल्दी से बताइए तो बाबू। अरे ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि इनके पास बाबू मास भी है और इनके पास चार्ज भी, और दोनों दिया भी हुआ है। तो बताइए नीचे में क्या लगता है? mg लगता है, और बाबू इधर क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा जाए। और इस केस के लिए हमने पढ़ा है tan थीटा बराबर F हॉरिजॉन्टल अपॉन F वर्टिकल, याद है? ऑब्वियसली उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, लेंथ दे दिया है L, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन? अच्छा जी, तो ये सेपरेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, और सेपरेशन को उसने कहा क्या है? तो हम लोग भी इसको D कह दें, नहीं बोलिएगा? बहुत बढ़िया। तो ये इतना सब कहने के बाद, अच्छा एंगल भी शायद दे दिया है, कितना? थीटा दे दिया है। वर्टिकल से वो कितना एंगल बना रहा है ये उसने दे दिया है। थीटा विद द वर्टिकल नहीं दिया है, लेकिन एक बहुत खास बात आप इसमें नोट करिएगा कि यहाँ पर एक स्मॉल वर्ड यूज किया है। और ये चीज जिंदगी भर याद रखिएगा कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, स्मॉल बोल दिया का मतलब समझ लेना कि बहुत छोटा है। लगभग कितना है? एकदम हल्का सा डिस्प्लेस हुआ होगा। तो बाबू साइन थीटा को हम लोग लगभग क्या लिखते हैं? थीटा। कॉस थीटा को भी कॉस थीटा को लगभग 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टेन थीटा को भी लगभग लिखा जाता है थीटा। और जरूरत पड़ने पे हम लोग साइन थीटा को लगभग टेन थीटा, या टेन थीटा को लगभग साइन थीटा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, साइन थीटा भी लगभग थीटा है और टेन थीटा भी लगभग थीटा है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो RHS है वो बराबर है ना, तो LHS भी बराबर होगा। बोलिए। और ये हम एक दो जगह नहीं, ये बहुत बार इस्तेमाल होता है। मतलब मान के चलिए कि दर्जनों बार हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे पूरे 12th क्लास में। बोलिए। तो बताइए, साइन थीटा को लगभग हम लोग क्या लिख देते हैं? थीटा। टेन थीटा को भी लगभग थीटा, हालांकि कॉस थीटा उतना यूज नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा, या टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप कहीं लिख लीजिए, तो अपने किताब में ही कहीं लिखिएगा। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज जल्दी से लिखिए। हाँ, टाइमिंग में बता दूं, ऑफ टाइम रहेगा, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होगा। क्योंकि अब बहुत लोगों का कल क्लास रहता है, तो इस टाइमिंग में जनरली कोई क्लास नहीं होता है। ठीक है? चलो ठीक है, याद रखोगे वो बात। लेकिन ये कब यूज होता है? जब थीटा बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा। वेरी गुड, आगे बढ़े। मिटा दो उसको।
बोलिए, चाहे रहने देता हूं, आगे बढ़े क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बताइए तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू, बोलिए ना, एफ हॉरिजॉन्टल। तो बाबू एफ हॉरिजॉन्टल में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना आएगा, एफ वर्टिकल में तो आपका mg ना आएगा, याद है? अब सुनो, tan थीटा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो बाबू ये चीज हमको पता है, ये d/2 होगा। कितना होगा बताओ? ये d/2। ये समझ में आ रहा है तुमको? इस ट्रायंगल को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये d/2 होगा, और ये तुमको क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन आपको बेस पता नहीं है। तो या तो अब हम ये करें कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हम लिखें √L² माइनस इतने का स्क्वायर, तब जाकर हम ये निकाल लें। लेकिन ये इससे कोई कैलकुलेशन आसान नहीं होगा। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो थीटा बहुत छोटा दिया हुआ है, और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो हम लोग चाहें तो tan थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं। हम लोग बोलेंगे कि सिंस थीटा टेंड्स टू क्या, 0, इसका मतलब हुआ कि tan थीटा इज लगभग बराबर ऑफ sin थीटा। तो अब एक बात बताइए, अगर इसकी जगह पे हमने sin थीटा लिख दिया और बाकी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सब आप बताइए कितना लिखा जाए? k/q1 q2/r² लिखा जाए तो बाबू k का मतलब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 और q2 दोनों q है तो q का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर होगा। बोलिए, और नीचे में आपको क्या लिखना है? mg ना लिखना है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से mg लिख लीजिए। बताइए साइन थीटा निकालना आपके लिए आसान है कि नहीं? क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपर, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यही ना है, और हाइपोटेनस देखिए ये है। आसानी से निकल गया कि नहीं? तो देखा आपने कॉन्सेप्ट का कैसे इसमें यूज हुआ है कि हम चाहें तो tan थीटा की जगह पे sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो आइए, परपेंडिकुलर की जगह पे लिखा जाए d/2 और हाइपोटेनस की जगह पे लिखा जाए l, तो ये बनेगा आपका d/2 और यहाँ क्या आएगा? l आएगा। और बाकी चीजों को हम ऐसे ही छाप देते हैं, ऊपर में q² और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन और d² mg है, तो ये हो जाएगा आपका q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d² और कितना mg। आपको शायद d की वैल्यू निकालनी थी, आप इस d को उधर लेके जाइए, 12 को उधर लेके जाइए, तो बताइए d³ इज इक्वल्स टू q² इंटू 12 होगा। तो 2 को रख लीजिए। अच्छा एक काम करिए ना, काहे के लिए रख लीजिए, काट लीजिए इसको आप। बोलिए, वैसे भी आपको काटना तो पड़ता ही, अरे कुछ तो बोलिए। तो बताइए काटिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? इधर तो आपको सिर्फ q² इंटू l मिलेगा एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d² को तो उधर भेज दिया, सा mg मिलेगा। बोलिए, अब जब ये क्यूब उधर जाएगा तो पावर 1/3 बनता है, अब आपको पता है ना, पावर इनवर्स हो जाता है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा q² l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg का पावर 1/3। क्लियर है? ऐसा कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा हो बताइए। आइए देखते हैं, q² l 2 पाई, हमको तो यही लग रहा है, यही ना लग रहा है, क्या कि इसमें तो 1/2 दे दिया, इसमें दो m² दे दिया, बहुत अजीब। अब यही सबसे सही है। क्लियर है? ये आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है। 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 मिलीग्राम दिया है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाई थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 0.2 मीटर ना बाबू। The charge on each of the sphere is a/21 into 10 to the power minus 8 कूलम। The value of a will be कितना? Exactly same situation है, दो धागे हैं, बताइए धागों का लेंथ कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर दिया हुआ है। ओए, ये धागों का लेंथ कितना दिया है? 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद इनमें जो बॉल्स लटकाई गई हैं उनका जो मास है बाबू, वो मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम। अभी हमारा मकसद रहेगा इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। और आप जानते हैं कि 1000 से उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और आप ये भी जानते हैं कि मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो ये होगा 10 गुना 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाई 1000। ये मैंने क्यों किया है? ताकि मैं ग्राम को किस में कन्वर्ट कर सकूं? केजी में। अब ये 10 टू द पावर -3 जब ऊपर, सॉरी 10 टू द पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 बनेगा। पहले से 10 टू दी पावर -3 है, 10 टू दी पावर -6, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू दी पावर -5 kg। इतना देखो मास इसका दिया हुआ है। क्या बोलते हो? चार्ज नहीं पता है ना, चार्ज इतना दिया हुआ है ना,
तो उसको हम लोग अपने से ऐसा कुछ क्यों लिख ले बाबू, और यही ना बताना है कि चार्ज की इस वैल्यू में ए की वैल्यू कितनी है। तो मिला जुला के एक्चुअली हमको चार्ज ही निकालना है। बीच का सेपरेशन भी देखो दे दिया है, बताओ जल्दी से कितना दिया है, 0.2 मीटर दिया हुआ है। तो ये पूरा जो सेपरेशन यहां से लेकर यहां तक आएगा 0.2 मीटर आएगा। क्या बोलते हो? अरे हाँ तो बोलो। अब इसको हम लोग अपने से थीटा मान लें। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ऐसे सिचुएशन के लिए हमने पढ़ा है tan थीटा बराबर एफ हॉरिजॉन्टल अपॉन एफ वर्टिकल, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा थीटा मान लिया। अब बाकी तो कुछ ऐसा दिया हुआ ये नहीं दिख रहा है, मास हमने देख ही लिया। चलिए जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 लेना है, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे। अब देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कितना आसान रहता है। बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने? tan थीटा बराबर एफ हॉरिजॉन्टल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लगेगा रे बाबू इन लोगों पे, बोलो ना। ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के धक्का देगा, और नीचे में क्या लग रहा है? mg लग रहा है कि नहीं? तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन mg, बार बार एक ही घिसा पेटा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने रटवा ये दिया है तुमको कि डायरेक्ट याद रखना रहे कि नहीं। चलिए अभी tan थीटा हमको लिखना है। तो बाबू tan थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर पता है 0.1 मीटर होगा, और बेस लेकिन हमको नहीं पता, वो तो हमको निकालना पड़ेगा। नहीं, अच्छा सुनिए एक मिनट, ये 0.5 है और ये 0.1 है, 5 गुना बड़ा है। ये 5 गुना बड़ा को क्या बहुत बड़ा बोला जाता है? जा, अरे ये थीटा बहुत छोटा नहीं है बाबू। अरे ये कितना है? 0.1, और ये कितना है? अगर ये 0.5 होता और ये 0.00001 होता तब बोलते कि यार ये तो बड़ा छोटा है। 5 गुना डिस्टेंस कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस, या 5 गुना कम डिस्टेंस कोई बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं होता है। अभी अगर हम इसको साइन थीटा लिख देंगे, हमारे आंसर में बहुत गड़बड़ी आ जाएगी। बोलिए, तो अभी हमारी मजबूरी है कि अब हमको ये निकालना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर किया जाए। तो बाबू ये तो 0.1 ना है, कुछ तो बोलो। तो एक काम करो, तब तुम लिखो अंडर रूट दिस स्क्वायर। अभी मने मने किया जाइए। दिस स्क्वायर का मतलब 0.25, और दिस स्क्वायर का मतलब कितना है? बोलो 0.01। तो 0.25 में से 0.01 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.24 आएगा, ऐसा आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हालांकि 0.24 यार 0.25 में कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़े आ रहा है ना। क्या किया जाए? उसको 0.25 मान लें, बोलो ना। ठीक, अच्छा चाहे रखो कोई बात नहीं है। एक काम करो ना, रखते हैं हम लोग, काहे जबरदस्ती करेंगे? जब दिल नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती करना चाहिए क्या? हाँ ठीक है। 0 पॉइंट कितना लिखा मैंने? नहीं, वो तो बेस ना है, वो तो नीचे ना जाएगा। हमको तो ऊपर में पहले परपेंडिकुलर ना लिखना है। तो जल्दी बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 0 पॉइंट, अरे परपेंडिकुलर कितना? 0.1 ना आएगा। हाँ बढ़िया है। और ये कितना आ जाएगा? तो 0.24, और ये अंडर रूट में चला जाएगा। नहीं बोलिएगा, ऐसा आ गया। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा जाए कितना लग रहा है। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K का मतलब कितना होता है? 9 × 10⁹ अभी तो जगह है नहीं बचा रही। Q1 कितना है? तो Q1 और Q2 दोनों तो QN है, तो Q का स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर करिए। तो बताइए, तो बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया है। तो 0.2 का जब स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा? 0.04 ना मिलेगा। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट मैं इधर 0.04 लिख दूं बाबू। अच्छा है, बढ़िया है। अभी हमको क्या करना है? क्यू स्क्वायर का ना वैल्यू निकालना है। तो इन लोगों को इधर लेके जाया जाए, बोलो बाबू। अब एक काम करो यार, ये यहां से 10 टू दी पावर तुमको मिलेगा क्या? 10। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुकिए। एक काम करते हैं, थोड़ा इसका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ना। अरे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये 0.25 होता तो इसका रूट कितना आता है? 0.5। ये 0.25 से थोड़ा सा कम है। तो 0.5 से थोड़ा सा कम का मतलब हम ले ले 0.49। एग्जैक्ट 0.5 थोड़े लेंगे, उसे थोड़ा सा कम लेंगे, तो 0.49 आएगा। तो एक काम किया जाए, तब इसकी जगह पे लिखा जाए 0. कितना? 49। अरे बोलो,
हाँ बढ़िया है। अब एक काम करो तुम, तब इसको इधर लेके आओ तो गुना ये हो गया 0.04। अब बताओ इसको नीचे लेके जाओगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा 9, और ये हमको मिलेगा कितना, क्यू का स्क्वायर मिलेगा। अरे बोलिए ना, अभी करना क्या है, स्क्वायर को इधर ले जाकर रूट बनाना है। सब डेसिमल इधर से आप हटाइए, सब डेसिमल को आप 10 के पावर में ले जाके करिए। तो बताइए यहाँ से मिलेगा आपको 10 टू दी पावर -1, यहाँ से मिलेगा 10 टू दी पावर -2, ऊपर में कितना मिला 10 टू दी पावर। थोड़ा आप भी कैलकुलेशन देखते रहिएगा। हाँ किसका डेसिमल से, अच्छा तुम कहना चाह रहे हो कि सर इसका डेसिमल हटाइए, एकदम सही बोल रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, गायब करिए, डेसिमल से डेसिमल गायब करिए, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ तो डेसिमल एक बच रहा है ना। तो ये 10 टू दी पावर कितना है -1 है। तो और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -9 मिलकर 10 टू दी पावर -10 बनेगा। अरे सही ना बनेगा। तो ये बन रहा है आपका 10 टू दी पावर -10। कहीं कुछ गड़बड़ हम लोग नहीं ना कर रहे हैं। ओ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। mg की वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर, m की वैल्यू है बाबू 10 टू दी पावर -5, तो ई रख लो 10 टू दी पावर -5, g का मतलब 10 हुआ। हाँ तो इसको भी तो आपको ऐसे ऊपर लेकर जाना होगा ना। तो यहाँ पर बता दीजिए कितना आएगा 10 टू दी पावर -4 ना है ये, तो ये जाके ऊपर बनेगा 10 टू दी पावर -4, ऐसा बनेगा। हाँ अब तुम मुझको जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 10 टू दी पावर 9 ऊपर गया 10 टू दी पावर -9, बोलिए ये 10 टू दी पावर -1 तो बन जाएगा 10 टू दी पावर -10, आई 10 टू दी पावर माइनस कितना, अरे यार यहाँ था 10 टू दी पावर -4 था, तो ये एज इट इज जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 टू दी पावर -4 ही रहेगा। तो मिला जुला के सब बताओ कितना आ रहा है 10 टू दी पावर -14 आ रहा है। चलिए बढ़िया है। तो एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा इधरे देख लेते हैं, काहे के लिए हम नए पेज में जाएं। तो बाबू Q बराबर अभी अंडर रूट में देखो क्या आएगा, ये तो 1 तो गायबे हो गया, 4 आएगा और कुछ आएगा, हाँ नीचे में क्या आएगा, तो 49 गुना कितना आएगा। कमाल की बात यह है कि सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो कोई कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हमको नहीं होगा। और इनटू में बताओ कितना आ रहा है 10 टू दी पावर -14 आ रहा है, तो 10 टू दी पावर -14 ऐसा आ गया। हाँ बाबू अब बताओ तो जल्दी से यहाँ तुमको क्या मिलेगा, 7 तिरका 21, तो नीचे में आ गया 21 और ऊपर में चल जाएगा 2। तो अब हमको जो Q मिलेगा, अभी कहाँ हम लिखे, चलो तब नए पेज में ही हम चले जाते हैं। तो बाबू Q बराबर हो जाएगा, ऊपर में 2 और नीचे में 21 मिला है, नहीं समझ में आया, आई 10 टू दी पावर -7 मिला है, बहुत बढ़िया। तो इंटू 10 टू दी पावर -7, लेकिन बाबू क्वेश्चन में गिवन है कि Q बराबर होना चाहिए a/21 इंटू 10 टू दी पावर -8, तो हमको इधर 10 टू दी पावर -8 बनाना होगा। तो उसके लिए हमको ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ऊपर वाला 10 इसको ले जाके दे दीजिए, तो ये बन गया क्या 20, और नीचे तो 21 है ना, और जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर जाके इसको बना देगा 10 टू दी पावर -। तो बताइए a की जगह पे कितना आया है, तो a की जगह पे आया है 20, तो इसका सही आंसर होगा 20। हालांकि आपके आंसर में ये कुछ और दिया है, आंसर में जो मैंने दिया है कुछ और दिया है, 630 दिया है। तो ये इसलिए है क्योंकि जिस किताब से इसको लिया गया है ना, उस किताब में यही आंसर दिया था 630, बोलिए हाँ, लेकिन सही आंसर इसका क्या आएगा 20 आएगा। समझ में आया है, अरे समझाते समय समझ में आया था ना। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगा। IIT 86 का क्वेश्चन है ये। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मान लो बाबू कि एक सिंपल पेंडुलम, इमेजिन करिएगा एक सिंपल पेंडुलम मेरे हाथ में लटका हुआ है, अरे बोलो ना, तो वो ऐसा ही काहे लटका हुआ है, इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ एगो पेंडुलम लटका हुआ है, हाँ ठीक है, इसलिए लटका हुआ है बाबू काहे कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। मान लो इस सिंपल पेंडुलम को मैं अंतरिक्ष में लेके चला जाऊं, तो अंतरिक्ष में लेके चला जाऊं ना, तो इस बॉल को मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ रखूंगा तो जैसे धागा है भले इतना बड़ा, बोलो, लेकिन यहाँ भी रख दूंगा तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ भी रख दूंगा तो यहाँ रह जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, काहे कि उधर कोई फोर्स इस पर लग ही नहीं रहा है।
लेकिन मान लीजिए कि मैं इसको अंतरिक्ष में लेके चला गया और मैंने ऐसे फूंकना शुरू किया ऐसे, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? पूरी तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि नहीं? एक मिनट इधर देखो ना, इमेजिन कर पा रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? मेरे हाथ में एक सिंपल पेंडुलम है, अभी धरती पर छोड़ोगे तो सीधा ऐसा लटकेगा, क्या है कि इस पर फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। तो फोर्स वर्टिकल लग रहा है, इसीलिए ये वर्टिकली हो गया है। बोलो, मैं अंतरिक्ष में लेके चला गया, उधर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू किया फूंक के, तो ये कैसा हो जाएगा? क्या पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाएगा? अरे यार, तिरछा हो जाएगा। तिरछा ये तब होगा जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल ही ना हो जाएगा? बोलिए। हाँ, अगर मान लीजिए मैं धरती पे ही हूं और मैंने सिंपल पेंडुलम पर जब फूंकना शुरू किया, बोलो बाबू, तब उस केस में थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये काहे कि इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। क्लियर है? आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो बॉल्स हैं, ईच हैविंग पॉजिटिव चार्ज कितना? क्यों? बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? आर सस्पेंडेड बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ कितना? L मीटर फ्रॉम अ हुक फिक्स्ड टू अ स्टैंड। माने दूगो धागा है जिसका लेंथ कितना है? L है, उसमें दूगो बॉल लटका दिया गया जिसमें चार्ज कितना दे दिया गया है? Q और Q दे दिया गया है। ऑब्वियसली दोनों के पास कुछ मास वास भी होगा। बोलो ना, द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू कहां? स्पेस। अब लीजिए, अभी हम इस सेटअप को, अच्छा धरती पर ऐसा सेटअप रहेगा तो वो धागे कैसे होंगे? तिरछे होंगे कि नहीं? इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, 100 किलोमीटर, 200, 5000, 10,000, 1 लाख किलोमीटर ऊपर चले गए, धीरे धीरे ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और हम एकदम स्पेस में चले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे गायब हो गया। तो उस केस में आपको बताना है कि स्ट्रिंग का सिचुएशन कैसा होगा। क्या स्ट्रिंग अभी भी तिरछा रहेगा? हम अभी स्पेस में हैं, कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? क्या पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाएगा? जा, अरे यहां पर तिरछा क्या लग रहा था? काहे कि इधर भी फोर्स था, नीचे भी फोर्स था। अंतरिक्ष में तो खाली यही वाला ना फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। यानी अगर आप स्पेस में लेकर चले जाइएगा तो जो दो बॉल्स होंगी वो कुछ इस तरीके की रहेंगी। ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका Q, और ये धागे का लेंथ L और ये धागे का लेंथ। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तब ना वो इसको थोड़ा नीचे खींच के लाता और ये तिरछा होता। तो अभी सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप समझ रहे हैं? हाँ, हालांकि ये धागा भी तो फोर्स लगा रहा होगा, और कौन सा फोर्स लगा रहा है? टेंशन। इस क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि बताइए ये टेंशन कितना होगा। तो बाबू ये बॉल है तो रेस्ट में ही ना, अरे बोलो ना यार, तो रेस्ट में है का मतलब हुआ टेंशन किसके बराबर होना चाहिए? F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होना चाहिए। जा, हाँ, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए तो कितना होगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बाबू K का मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मतलब हुआ Q, Q2 का मतलब हुआ Q, तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का मतलब हुआ इसके और इसके बीच का सेपरेशन ना, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2L है, तो ये हो जाएगा बाबू 2L का स्क्वायर। तो आप बताइए सबसे पहले दोनों धागों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इसमें है, इसमें है और इसमें है, और बताइए तो ये किससे मैच कर रहा है? तो हमको लग रहा है A नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है। नहीं, कोई बहुत भारी क्वेश्चन था ये, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, तो थोड़ा तिरछा होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? ए तुम लोग गजब आदमी है रे, तुम्हें पिटाएगा क्या? तुम लोग बोल रहा है कि सी का नहीं होगा। हाँ, हम आंसर डी दे दिए हैं किताब, मतलब उसमें कोई बात नहीं है। तो मतलब ये पूछने वाला सवाल था, अभी तुम्हारे आंख के सामने जब ये आया है, कहाँ गलत है? कोई टेस्ट ये था क्या?
कोई बात नहीं है, उसमें हो सकता है, किताब उताब से लिया जाता है तो कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी उस किताब ही में गलत दिया होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जो आ रहा है वो सही है। ये क्वेश्चन है एम्स 2003 का। 3 चार्जेस हैं आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको दिख रहा होगा, एगो माइनस क्यू, एगो प्लस क्यू और एक और प्लस क्यू। हाँ बोलो। एज सोन इन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। यानी तुमको इस पर का फोर्स निकालना है, बीसी के नॉर्मल का मतलब हुआ बीसी के परपेंडिकुलर। आपको बताना है कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा। तो पहले इस पर लगने वाले फोर्स को हम निकाल लें। अरे बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बाबू। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा कुछ है फोर्स लगा के, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को धक्का देगा और कुछ एफ फोर्स ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि ताकत में ये जितना है ये भी उतना ही है, प्लस माइनस वाली बात है। जितनी ताकत का ये बुरा आदमी है उतनी ही ताकत का ये अच्छा, लेकिन ताकत तो बराबर है ना। हाँ बहुत अच्छा। और डिस्टेंस में भी ये जितना है उतना ही ये भी है। अभी डिस्टेंस दिया हुआ है ए, तो ये भी ए तो ये भी ए, तो ताकत में भी सेम, डिस्टेंस में भी सेम, तो फोर्स भी तो सेम ही ना लगाएगा। कौन बताएगा ये एंगल कितना हुआ? अरे ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री हुआ। तो बाबू जो रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स जो आएगा, एफ नेट जो आएगा, वो भी तो एफ ही ना आएगा। पढ़ा है हम लोगों ने कि दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड, बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है, तो एफ ही हो जाएगा। लेकिन नेट फोर्स जो इधर की तरफ आया है जो कि कितना है, एफ है, और इस एफ की वैल्यू भी तुम चाहो तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मतलब तो Q का स्क्वायर ही ना होगा, क्योंकि साइन कंसीडर नहीं करना है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन ए का स्क्वायर, इतना आ गया इस पर लगने वाला नेट फोर्स। लेकिन बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन। क्या ऐसा कोई इसमें मैच नहीं कर रहा है क्या? हमको तो ये पहला ही वाला मैच करता हुआ दिख गया। तो सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो ये नहीं कह रहा है कि आप इस पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए। अगर इतना बोला होता तो आंसर कौन होता? ये ए होता है। उसने कहा है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है बताइए वो बीसी के नॉर्मल में कितना है, माने परपेंडिकुलर में कितना है। यानी हमसे ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स की बात कर रहा है। एक बात बताइए, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा? 0। 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 होता है। 90 डिग्री पे किसी भी वेक्टर का इफेक्ट कितना होता है? 0 होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये आने के बावजूद इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। हाँ, यही बोलता कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज पैरेलल टू बीसी, तो पैरेलल टू बीसी बोलता तो यही आंसर होता। जा नेट फोर्स बीसी के पैरेलल ही ना आया है। अरे ये बी है और ये सी है, तो पैरेलल टू बीसी बोलता तो ये आंसर होता। लेकिन इसने क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू बीसी। तो परपेंडिकुलर टू बीसी में आंसर आएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। और वैसे भी तुमको याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि मेडिकल का क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में तुमको क्या दिखे? समझ रहे हैं? तो मार देने का है कि नहीं? इस हिसाब से। बाकी तो अपना मोह माया, आप समझ रहे हैं। मेन रीजन ये है कि मेडिकल का क्वेश्चन है और ऑप्शन में, तो यही सही होगा। अच्छा तो तुम एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा है कि 10 गो में 8 गो सही होता है, 2 गो गलत होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 8 गो सही होगा तो 8 चौका कितना हुआ? 32 नंबर। और 2 नंबर कटेगा, कितना मिला तुमको? तो तुमको 40 में 30 मिला कि नहीं? हद करते हो तुम। और उसमें टाइम तुमको कितना लगेगा? पहले तो पेपर खोलेंगे, देखेंगे किसमें किसमें 0 है। मान लो अरे 45 गो में 5-6 गो में तो जरूर 0 होगा। नहीं, सब नहीं गलत होगा। हालांकि फिर भी मजाक की बात है ये, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात मैं बोल रहा हूँ हैं, ये बात मैं तुमको बताऊंगा बाद में, तुम समझ रहे हो। जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा ना उस समय, चाहे रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें और भी क्वेश्चन है क्या? DPS 1 में और भी क्वेश्चन है? कितना है?
एक और है, तो मेरे ख्याल से तब ये वाला होगा। तो ये पूछा है नीट ने 2013 में। ठीक है बाबू, अब आराम से क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं फोटो के ही हिसाब से। कहता है कि 2 पिथ बॉल्स है, मैंने 2 बॉल आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड। अच्छा, चार्ज कितना नहीं ना दिया हुआ है, नहीं दिया तो अपने से हम लोग क्यू मान लें, मानो क्यू, और तब इस पर भी मतलब क्यू और क्यू ही होगा। लेकिन रुक जाओ, अभी सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट से लटका दिया गया है बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ये अगर एल है तो ये भी तब कितना होगा, तो वैसा एल ही होगा, है कि नहीं। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, आपको दिख भी रहा होगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी कितना है, आर है, बहुत बढ़िया। नाउ द स्ट्रिंग इज रिजिडली क्लैम्प्ड, अब स्ट्रिंग को क्या किया गया, क्लैम्प्ड का मतलब हुआ है कि मतलब फिक्स बांध दिया गया। तो किया क्या गया है, तुम ध्यान से समझना बाबू, यहां से पकड़ के ऐसा बांध दिया गया है। जा तुम समझो ना, मान लो एक धागा ऐसा, एक ऐसा धागा है, तो धागा को ऐसा पकड़ के ऐसा कर दिए हैं, तो अगर ऐसा कर देंगे तो सीधा नहीं हो जाएगा ये। लेकिन चूंकि दोनों बॉल्स के पास चार्ज हैं, तो सेपरेशन तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, तो अब जो सेपरेशन है वो बदल जाएगा। अरे ऐसा पकड़ के ऐसा बांध दिए हैं तो थोड़ा अब नजदीक नहीं आ जाएगा, तो वो आर डैश। अब बांधे कहाँ है, तो पहले ये हाइट कितना था, एकदम बीचों बीच बांध दिए, माने जितना था ना पहले ये, उसे एकदम बीच में पकड़ के बांध दिए। ऐसा पर्दा वर्दा बांधा जाता है, नहीं बांधा जाता है, कभी कभी जैसे ऐसा लटका होता है बीच में करके हम लोग बांध नहीं देते हैं, तो वैसा ही सिचुएशन कुछ इधर है। क्लियर है, तो 2 सिचुएशन तो बहुत क्लियर है। बस आपसे पूछ रहा है कि आर डैश कितना होगा, आप बताइए। हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि tan थीटा बराबर एफ हॉरिजॉन्टल अपन एफ वर्टिकल। अब इस एंगल को हम थीटा बोल दें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कुछ थीटा डैश होगा, कुछ तो एंगल में भी बदलाव हुआ होगा। अरे बोलिए ना, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो अब इसके लिए बताइए कि इधर की तरफ ऐसा कुछ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और नीचवा में क्या आएगा, एम जी, तो इधर में बाबू कुछ एफ डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक। जा कहे, क्योंकि चार्ज भले सेम है लेकिन सेपरेशन तो बदल गया ना, और सेपरेशन बदल गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदल जाएगा, लेकिन नीचे लगने वाला mg जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। आइए सबसे पहले हम इसके लिए क्या लिखेंगे बाबू, tan थीटा बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन mg लिखेंगे। और एक काम करते हैं ना, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डायरेक्ट वैल्यू ही लिखते हैं, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हो, बोलो बाबू। अब बताओ इसके लिए क्या लिखा जाए, तो इसके लिए लिखा जाएगा tan थीटा डैश बराबर, बोलो ना, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओ जा नीचे में mg छूट गया ना, tan थीटा बराबर f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल होता है, तो f वर्टिकल में देखो mg छूट गया है, कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं। अब ये बताइए r डैश का ना स्क्वायर होगा और नीचे में क्या आएगा, mg आएगा। बोलिए, अब हमको थीटा और थीटा डैश को इधर से हटाना होगा, क्योंकि ये हमने माना है, ये क्वेश्चन ने नहीं दिया है। तो आप इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिए और हम आराम से इसमें tan थीटा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, r/2, अब बेस कितना है, y है, तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा r/2, अब बेस की जगह पे y बराबर बाकी सब चीजें वही होंगी, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ऐसा mg आएगा। चलो इधर देख लेते हैं। बताइए बाबू कि tan थीटा डैश के लिए आपको ई वाला ट्रायंगल ना देखना पड़ेगा, तो ये कितना है, r डैश बाई 2, वेरी गुड, तो ये r डैश बाई 2, और बाबू ये कितना है, y/2, तो ये हो जाएगा आपका y/2। अभी बताइए 2 से 2 कटा कि नहीं, और बाकी ये चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, तो k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा आपका, mg आएगा। अब चलो थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए, हमको निकालना क्या है, r डैश की वैल्यू निकालनी है। बोलिए किसके टर्म में निकालना है, r के टर्म में निकालना है। तो यहां देखिए आर स्क्वायर और यहां r है, इसको भेज के इसको r का क्यूब बना लें, बोलो बाबू। और यहां पर भी तुम ध्यान से देखो, तो ये r डैश का स्क्वायर इधर जाके r डैश का क्यूब बनेगा। तो चलो ना, जगह है इसी में, कोशिश करते हैं कि हम लोग करें, क्या बोलते हो, कर किया जाए। इस चीज को मैं थोड़ा यहां लिखूंगा और इस चीज को यहां लिखूंगा। बताओ तो r क्यूब कितना बाबू, r डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है 2y बराबर कितना आ रहा है, k क्यू स्क्वायर बाई mg आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है
mg। अभी इसमें थोड़ा आके देखते हैं हम लोग, r डैश का क्यूब, वेरी गुड, r डैश का क्यूब और डिवाइडेड बाय कितना है, खाली y है ना है, ओ तो इधर 2 से 2 कट गया था, खाली y बचा था, और ये इधर में कितना बच रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना। आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और आप बताइए कि क्या दोनों का आर एच एस बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी के क्यू स्क्वायर, इसका मतलब एल एच एस भी, बस एल एच एस को बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए बताइए एल एच एस में इसके क्या है, आर स्क्वायर बाई 2i, और ये क्या है, सॉरी आर क्यूब बाई 2i, और यहाँ क्या है आर डैश क्यूब बाई y, बराबर किया जाए तो आर क्यूब बाई 2y बराबर आर डैश क्यूब बाई y, से y कट गया, हमको ये ना निकालना था, तो ये जब इधर आएगा है ना बाबू, अरे ये इधर आएगा पावर 1/3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 2 का पावर 1/3। अब बाबू ये पावर इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, आर क्यूब का पावर 1/3 कितना होगा, आर होगा, और ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3। और आप जानते हैं ये बात कि q अगर कहीं nth रूट ऑफ x लिखा रहे तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो अगर ये 2 का पावर 1/3 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, कौन सा ऑप्शन है बताना, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। तो कॉन्सेप्ट हमने बस वही लगाया है, tan थीटा बराबर f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल, उसी कॉन्सेप्ट से आप खाली सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। दिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है।